वही बातें रिपीट है। अब हम देख रहे हैं मेथड्स ऑफ पास्चराइजेशन। वही बातें रिपीट हैं, लेकिन ऐसा है कि दरमियान में कोई एक आधी ऐसी टर्मिनोलॉजी आ जाती है जो अहम होती है समझाने के हवाले से। तो मेथड ऑफ इसमें देखिएगा, पास्चराइजेशन में पहला है लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। इसमें हम 62.7 या आप समझ लें कि देते हैं 63 डिग्री सेंटीग्रेड 30 मिनट के लिए, और कूल कर लेते हैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मिल्क को। दूसरा देखिएगा हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। मॉडर्न मेथड है ये, ज्यादातर ये यूज होता है। 72 डिग्री देते हैं हम 15 सेकंड के लिए, और मिल्क को कूल कर लेते हैं 5 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे कम पे। ठीक है, दो तरीकाकार हो गए। 30 और अच्छा, आगे आ जाए, स्टेप्स क्या क्या होते हैं। ये आपने जो इसकी मशीन होती है ना, उसके ये पार्ट्स हैं। तो समटाइम वो पूछ लेता है पास्चराइजेशन मशीन का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है। कोई वो बटर बनाने वाला या चीज बनाने वाली मशीन का कोई पार्ट डाल देगा इधर, और आपने उसमें से पिन पॉइंट करना होगा कौन सा पॉइंट नहीं है। तो इसमें आप इनका अगर आपको नाम पता होंगे, एक होता है इसमें बैलेंस टंक, एक होता है पंप, एक होता है रीजनरेटिव हीटिंग सिस्टम, होल्डिंग सिस्टम, फ्लो डिवर्जन वाल्व। ये इंपॉर्टेंट है, वो ये पूछ सकता है फ्लो डिवर्जन वाल्व किस मशीन में होता है। रीजनरेटिव कूलिंग, कूलिंग बाय चिल्ड वाटर और ब्राइन, और होमोजेनाइजर सर्किट सुरकट, ये 7-8 चीजें होती हैं इसके अंदर। दोबारा से देख लें, रिपीट कर देता हूँ। बैलेंस टैंक, पंप, रीजनरेटिव हीटिंग, होल्डिंग, फ्लो डिवर्जन वाल्व, रीजनरेटिव कूलिंग, कूलिंग बाय चिल्ड वाटर और ब्राइन, और अरेंजमेंट फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ फिल्टर, होमोजेनाइजर, या दूसरे भी कोई चीजें जो उसके साथ ऐड होती हैं। इनमें से ये जो है बैलेंस टंक, पंप, बैलेंस टंक, पंप और फ्लो डिवर्जन वाल्व, ये 3 लफ्ज इंपॉर्टेंट है याद रखने के। वो ये पूछ सकता है कौन सी मशीन में होते हैं। तो ये जो मिल्क पास्चराइजर होता है, उसके अंदर ये जी होते हैं। ये डिफरेंट स्टेजेस होती हैं बनाने की, मिल्क को पास्चराइज करने की। यूएचटी मिल्क का इस तरह आप देख लेते हैं। जैसे हमने पास्चराइज मिल्क के देख लिए स्टेप्स, यूएचटी मिल्क देखिए, वही बातें हैं। यूएचटी अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट जो है ऑलमोस्ट स्टीरलाइज करता है, ऑलमोस्ट, फुल नहीं करता। 135 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसको फ़ारेनहाइट में ले लें तो 275 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ये बैक्टीरियल एंडोस्पोर्स को भी खत्म कर देता है, जो कि पास्चराइजेशन में खत्म नहीं होते। टाइम कितने के लिए देते हैं? 2 से 5 सेकंड के लिए। UHT is most commonly used in milk production, but the process is also used for fruit juices, cream, soya milk, yogurt, wine, soups, honey and stews। कि वैसे तो UHT ज्यादातर हम मिल्क प्रोडक्शन के हवाले से देखते हैं, लेकिन बाकी सारी चीजों में भी UHT ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा यूज होता है। फ्रूट जूसेस में, क्रीम में, सोया मिल्क में, योगर्ट में, वाइन में, सूप्स में। मतलब कि आप देखते हैं जो हम बेकरी वगैरह पे जाएं तो वो कैंड जो होते हैं प्रोडक्ट्स वगैरह, वो यूएचटी ट्रीटेड होते हैं ज्यादातर। आप देखेंगे उन पे यूएचटी ट्रीटेड लिखा होगा। यूएचटी ट्रीटमेंट जो है 1960 में शुरू हुआ था, और 1970 में ज्यादातर, मतलब 1960 से 1970 के दरमियान ये यूएचटी मिल्क, मतलब के ऑलमोस्ट 100 साल बाद पास्चराइजेशन के। पास्चराइजेशन 1860 में स्टार्ट हो गई थी वाइन की, 1880 में मिल्क की स्टार्ट हुई थी, और यूएचटी मिल्क जो है वो 1960 में स्टार्ट हो रहा है, और कमर्शियली अवेलेबल जो है 1970 के अंदर ये हो रहा है। ये 3-4 जो डेटों का वाइज है, ये मतलब लेक्चर जब आप दोबारा से पढ़ेंगे उसमें देख लीजिएगा। अच्छा, ये अब 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ जाते हैं। ये देखिएगा, द हीट यूजिंग ड्यूरिंग द यूएचटी प्रोसेस कैन काज मेलड ब्राउनिंग। ये एक ड्रॉबैक है। वो क्या है जी? मेलड ब्राउनिंग कर देता है यूएचटी। मेलड ब्राउनिंग क्या होती है हम देखते हैं अभी। And change the taste and smell of dairy product. An alternative process is flash pasteurization, in which the milk is heated to 72 डिग्री सेंटीग्रेड for at least 15 सेकेंड। अक्सर जगह पे फ्लैश पास्चराइजेशन या जो है अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट को, अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट नहीं, सॉरी, शॉर्ट टाइम, वो जो दूसरे वाला प्रोसेस होगा, एक तो हो गया ना
लॉन्ग टाइम वाला जो दूसरा स्टेप है, शॉर्ट टाइम हाई टेम्परेचर वाला, HTST, उसको हम फ्लैश पास्चराइजेशन कहते हैं, जिसमें हम 72 डिग्री सेंटीग्रेड देते हैं 15 सेकंड के लिए। उसको रिप्लेस कर लिया जाता है सम टाइम, क्योंकि इसके अंदर मेलड ब्राउनिंग होती है जी, HTST। लेकिन इसका फायदा क्या है UHT का? UHT का फायदा ये देखिए, UHT मिल्क पैकेज इन ए स्टीराइल कंटेनर हैज ए टिपिकल अनरेफ्रिजरेटेड शेल्फ लाइफ ऑफ 6 to 9 मंथ। देखिए यहाँ पे ये बेनिफिट ले जाता है कि इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो बहुत ज्यादा है। इन कंट्रास्ट, फ्लैश पास्चराइज्ड मिल्क हैज ए शेल्फ लाइफ ऑफ 2 वीक्स फ्रॉम प्रोसेसिंग, के प्रोसेसिंग के बाद इसकी शेल्फ लाइफ सिर्फ 2 हफ्ते है, और उसकी जी 6 से 9 मंथ है। इसलिए फिर ज्यादातर जो है UHT को प्रेफर किया जाता है। लेकिन इसकी जो एक नुकसान है वो है मेलड ब्राउनिंग। ठीक है, मेलड ब्राउनिंग क्या होती है वो हम देखते हैं। और इसके अलावा एक टर्म और होता है कैरेमलाइजेशन, वो भी हम देखते हैं। हाँ, वो भी अनरेफ्रिजरेटेड। पिछला पॉइंट बाद में देखेंगे, मेलड रिएक्शन पहले दे देते हैं क्या होता है। Maillard reaction is named after French chemist Louis Camille Maillard, who first described it in 1912 while attempting to reproduce biological protein synthesis. The reaction is a form of non-enzymatic browning, which typically proceeds rapidly from around 140 to 165 degrees centigrade. Many recipes call for an oven temperature high enough to ensure that a Maillard reaction occurs. ठीक है, ये Maillard reaction क्या है? बायोलॉजिकल प्रोटीन सिंथेसिस करते वक्त एक साइंटिस्ट था लॉइस कैमेले, उसने नोट किया, उसका नाम था लॉइस कैमेली मेलड। उसने नोट किया कि जब हम ये हाई टेम्परेचर देते हैं तो एक रिएक्शन होता है, उसका नाम है मेलड रिएक्शन, उसके नाम पे रख दिया गया। इसमें नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग होती है फूड की। ठीक है, और जो है वो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है फूड का। और एक और प्रोसेस होता है कैरेमलाइजेशन, द ब्राउनिंग ऑफ शुगर्स, अ डिस्टिंक्ट प्रोसेस। एक और प्रोसेस होता है, उसको कहते हैं कैरेमलाइजेशन, जिसमें शुगर्स जो होती हैं वो ब्राउन कलर की देना शुरू कर देती हैं। और एक और प्रोसेस होता है जिसका नाम होता है पायरोलाइसिस, फाइनल ब्रेकडाउन लीडिंग टू बर्निंग बिकम मोर प्रोनाउंस्ड, कि बर्निंग जैका आना लग जाता है या जल जाती है वो चीज जो होती है जिसको आप प्रोसेस कर रहे होते हैं। मींस ये 3 तरह के रिएक्शन है। माइलड रिएक्शन है एक, ठीक है, मेलड रिएक्शन कहाँ लफ्ज लिखा हुआ है? हाँ जी, मेलड रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन है जी कैरेमलाइजेशन, और तीसरा रिएक्शन है जी पायरोलाइसिस। ये 3 टाइप के रिएक्शंस हैं। मेलड रिएक्शन ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस होता है और 140 से 165 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान होता है। ये 2 पॉइंट है मेलड रिएक्शन में याद रखने के लिए। कैरेमलाइजेशन होता है ब्राउनिंग ऑफ शुगर, ठीक है, और इसमें शुगर का ब्रेक डाउन, शुगर के जो एंजाइम होते हैं वो होते हैं। मेलड रिएक्शन में प्रोटीन इन्वॉल्व होती है, प्रोटीन के एंजाइम्स। और जो कैरेमलाइजेशन होता है उसमें शुगर के एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। और तीसरा वर्ड है जी पायरोलाइसिस। पायरोलाइसिस क्या है? फाइनल ब्रेकडाउन लीडिंग टू बर्निंग, कि ज्यादा टेम्परेचर हो गया, बर्दाश्त नहीं हुआ उस प्रोडक्ट से, और जो है वो बर्निंग इफेक्ट आ गया। ये शायद इसको मैंने आगे और भी एक्सप्लेन किया हो। हाँ जी, कैरेमलाइजेशन वर्सेस मेलड रिएक्शन। पायरोलाइसिस को तो समझ आ गया ना आपको? पायरोलाइसिस तो सिंपल है कि बर्निंग ऑफ फूड होगी, स्मेल आने लग जाएगी बर्निंग की वो। अब कैरेमलाइजेशन और मेलड रिएक्शन में क्या फर्क होता है? ये ड्रॉबैक्स हैं कुछ। कैरेमलाइजेशन में समटाइम cause browning in the some food in which the Maillard reactions occur, but the two processes are distinct. दोनों प्रोसेस अलग है। दे आर बोथ प्रोमोटेड बाय हीटिंग, दोनों प्रमोट हीटिंग से होते हैं। बट द Maillard reaction involves amino acids, Maillard reactions में अमाइनो एसिड्स इन्वॉल्व होते हैं, मतलब कि प्रोटीन इन्वॉल्व होती है। वेयर एज कैरेमलाइजेशन इज द pyrolysis of certain sugars,
जबकि कैरेमलाइजेशन के अंदर शुगर इन्वॉल्व होती है, ठीक है, ब्राउनिंग ऑफ शुगर हो जाती है। ये दो तरह के प्रोसेस हैं जो इसके अंदर हो जाते हैं ये करते हुए। ये जी लेक्चर खत्म हो गया, एक स्लाइड इसमें रह गई थी, टेस्टिंग ऑफ होल्डिंग टाइम। इसमें हम होल्डिंग टाइम को टेस्ट करते हैं। होल्डिंग टाइम को टेस्ट करना क्या होता है, देखिएगा। होल्डिंग टाइम कैलकुलेटेड बिटवीन द पॉइंट्स एट विच द हीटेड मिल्क लीव्स द हीटेड सेक्शन एंड रीचेस द एफडीवी फ्लो डिवर्जन वाल्व। जब हम पास्चराइजेशन कर रहे होते हैं, ये टेस्टिंग ऑफ होल्डिंग टाइम यूज होता है पास्चराइजेशन के लिए बेसिकली। जब हम पास्चराइजेशन करते हैं तो हमने नोट करना होता है होल्डिंग टाइम। अब होल्डिंग टाइम होता क्या है, हीटिंग सेक्शन से लेके मिल्क ने फ्लो डिवर्जन वाल्व के दरमियान कितनी देर में सफर तय किया, उसको होल्डिंग टाइम कहते हैं। Efficiency of pasteurization in the HTST system depends upon attaining the requisite temperature along with the desired holding time। कि टेम्परेचर भी requisite होना चाहिए और होल्डिंग टाइम भी डिजायर्ड होना चाहिए। इस बात की मैं आपको सिंपल अल्फाज में हम समझाता हूँ कि क्या है। एक मशीन है पास्चराइजर, जिसमें से मिल्क ने गुजरना है, एक एंड से उसने दाखिल होना है और दूसरे एंड से उसने निकल जाना है। वो कहता है कि उसका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल 15 सेकेंड एक टाइम है, हम 15 सेकेंड एक मिसाल ले लेते हैं। उस टाइम के अंदर अंदर उस मशीन में से हीटिंग सेक्शन से लेके उसने फ्लो डिवर्जन वाल्व तक पहुंचना है, ठीक है। ये टाइम भी तो नोट करना है हमने कि उसने उस मशीन में टाइम कितना गुजारा। उस मशीन के दो सेक्शंस में, हीटिंग सेक्शंस और फ्लो डिवर्जन वाल्व, क्योंकि यहीं पे मेन चीज होनी है, उसको हीट मिलनी है और उसके बाद उसने डिवर्ट होकर कूलिंग सेक्शन में जाना है। इन दो हिस्सों के दरमियान कितना टाइम गुजारा मिल्क ने, इस चीज को नोट किया जाता है और ये चीज हमें बताती है पास्चराइज मिल्क की क्वालिटी के बारे में। अगर तो उसने टाइम ज्यादा गुजारा है, इसका मतलब कि क्वालिटी ठीक नहीं है। कम गुजारा है तब भी ठीक नहीं है। अगर जितना टाइम हमने उसको दिया था उतना ही टाइम उस मशीन के अंदर गुजारा है तो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी ठीक है। तो हम बाज का देखेंगे पास्चराइज मिल्क ठीक नहीं आ रहा, तो हमें नोट करना चाहिए फौरी तौर पे होल्डिंग टाइम को, कि क्या होल्डिंग टाइम में मसला तो नहीं आ रहा। या फिर अगर होल्डिंग टाइम ठीक है तो फिर हम किसी और तरफ जाएंगे कि नहीं, मशीन में ये प्रॉब्लम नहीं है, कोई और मसला है। ठीक है जी, ये होल्डिंग टाइम है। उसके बाद हमने मेलर रिएक्शन देख लिया और कैरेमलाइजेशन देख ली। ठीक है, कैरेमलाइजेशन और मेलर रिएक्शन। तो ये था जी हमारा दूसरा लेक्चर मिल्क के बारे में। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें।